नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में जो हमारी क्लासेस हैं वो नहीं हो पाई। कुछ कारण ऐसा रहा जिसकी वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले सका। आज से जो क्लासेस शुरू होने जा रही हैं वो जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से वो कंप्लीट की जाएंगी। तो अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट्स डाउन करने के लिए तैयार हो जाइए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। और टेलीग्राम चैनल को अगर जो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हर एक PDF आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को। हाँ, तो हमने पॉइंट नंबर 1 जो है सेरेब्रल पैल्सी का, उसको हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। पॉइंट नंबर 1 को हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। एम्पटीज, पोलियो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, स्पाइनल बिफिडा एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज को क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी पिछली क्लास में। डेफिनेशन को कंप्लीट कर लिया था, मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन को समझ लिया था, असेसमेंट ऑफ फंक्शनल डिसेबिलिटीज़ को समझ लिया था। अब हम आगे जो पॉइंट्स बचे हुए हैं उनको हम क्या करेंगे, इस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब जो शैक्षिक निहितार्थ हैं, उनके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। हर एक पॉइंट को मैं जिस तरीके से आपके सिलेबस में दिया गया है मैं उसी तरीके से उन पॉइंट्स को क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको ये लग सकता है कि इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा स्पेशल एजुकेशन में कई चीज़ों को मिलाकर भी आपसे क्या किया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको हर एक स्टेप पता होना चाहिए, हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जिससे किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपसे कोई भी गलती ना हो और आप उसका आसानी से आंसर उस क्वेश्चन का दे पाएँ। तो बिल्कुल भी मत घबराइए, चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि शैक्षिक निहितार्थ के बारे में, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। जो सेवा प्रदाता होते हैं उनके लिए जो छात्र की जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को समझना और उनके अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अनुकूलित करना। कहने का मतलब, शैक्षिक निहितार्थ का मतलब ये होता है कि आप एक सेवा प्रदाता हैं, आप किसी स्पेशल बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं, उस पर जो जो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपने क्या किया, सबसे पहले बच्चे का असेसमेंट किया, स्क्रीनिंग की, वहाँ से बच्चे की आपकी क्या पता चल गई, बच्चे की आवश्यकताएं पता चल गई कि बच्चा किस लेवल का है, किस तरीके से हमको उसके ऊपर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन करना है, ठीक है। तो आपने उन चीज़ों को समझा और उसके अनुसार, उस बच्चे के एकेडमिक लेवल के अनुसार या फिर करंट लेवल के अनुसार आपने क्या किया, जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको उसके अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं, अनुकूलित कर रहे हैं, यही क्या कहलाता है, शैक्षिक निहितार्थ कहलाता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि शैक्षिक निहितार्थ क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके जो स्टेप्स हैं कि मतलब कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। पहले क्या हो जाता है कि मतलब जैसे शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान कैसे करेंगे, पहला पॉइंट तो यही है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो छात्र की शक्तियां हैं, मतलब एक तरीके से बच्चा कौन कौन सी चीज़ों को करने में कैपेबल है, ठीक है, उसकी सीमाओं के बारे में जाना जाता है और रुचियों का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है कि बच्चा किस तरीके से बच्चा सीखना चाह रहा है, कौन कौन सी ऐसी हमारी टीचिंग टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू बच्चा बहुत ही रुचि ले रहा है सीखने में और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट जल्दी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं लर्निंग स्टाइल्स की, ठीक है, बच्चा किस तरीके का विजुअल लर्नर है, ठीक है, काइनेस्थेटिक लर्नर है या फिर ऑडिटरी लर्नर है, ठीक है। इन सब चीज़ों के मतलब कि बच्चा देखकर चीज़ों को जल्दी समझता है, सुनकर चीज़ों को जल्दी समझता है या फिर रीडिंग करके चीज़ों को जल्दी समझता है, या फिर चौथा हो जाता है कि बच्चा ऑब्जर्व करके जल्दी सीख रहा है क्या, करके सीख रहा है क्या, ये सारी चीज़ें। तो हम लर्निंग स्टाइल्स की वहाँ पर क्या करते हैं, पहचान करते हैं। दूसरा, फिर नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो जाता है, विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं का क्या किया जाता है, वहाँ पर निर्धारण किया जाता है कि बच्चा किस फील्ड में बच्चा थोड़ा सा वीक है, उसमें हम कौन सी स्पेशल प्रोसेस है, कौन सी ऐसी स्पेशल टेक्निक्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, उनको
अप्लाई करके बच्चे के ऊपर उसको हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो उन टेक्निक्स का, उन शैक्षिक आवश्यकताओं का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, कुछ शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करने के पॉइंट्स हो जाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पाठ्यक्रम में अनुकूलन। जैसे आपने एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा होगा कि एडेप्टेशन क्या होता है। मतलब अब एडेप्टेशन आपने सिंपल तरीके से तो आपको पता होगा कि एडेप्टेशन क्या है। सपोज दैट कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट क्या रहता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। मगर कुछ समय के लिए आपको ऐसी जगहों पर छोड़ दिया जाता है, सपोज दैट आपको जम्मू कश्मीर में छोड़ दिया जाए और वहाँ पर तो बर्फ़ ही बर्फ़। तो क्या आप उस इन्वायरमेंट को एक तरीके से उसको एडेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ दिनों तक तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, राजस्थान में छोड़ दिया जाए तो कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मगर धीरे धीरे आप क्या कर लेंगे, उन चीज़ों को एडेप्ट कर लेंगे, मतलब वहीं पर क्या हो जाएंगे, उसके अनुकूलन में आ जाएंगे, चीज़ों को अपने अंदर ले आएंगे। ठीक है, तो वो उसे क्या कहते हैं, हम अनुकूलन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम की जो सामग्री है उसमें संशोधन करना। संशोधन क्यों करना, क्योंकि हमको बच्चे के अनुकूलन के अनुसार अनुकूल पाठ्यक्रम बनाना है, बच्चे के अनुकूल, बच्चे के अनुसार पाठ्यक्रम बनाना है, जिसमें जिस पाठ्यक्रम में बच्चा क्या कर सके, कोप अप कर सके। ठीक है, आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। फिर हम क्या करेंगे, सरल भाषा और चरणबद्ध शिक्षण। मतलब कहने का मतलब हम जो शिक्षण कराएंगे, जो लर्निंग और स्किल्स वहाँ पर यूज करेंगे, या फिर वहाँ पर जो हम करिकुलर एक तरीके से करिकुलम चीज़ों को क्या कर रहे होंगे, वहाँ पर हम एक तरीके से उपलब्ध करा रहे होंगे, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो बना रहे होंगे हम एक तरीके से जो करिकुलम बना रहे होंगे, तो वहाँ पर क्या करना है, हमें सरल भाषा का, सिंपल लैंग्वेज का हमें उपयोग करना है। ठीक है, जिससे बच्चे को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चरणबद्ध शिक्षण कहने का मतलब हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम पहले शब्द सिखा रहे हैं बाद में हम वर्ग सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होनी चाहिए, जिससे बच्चे को क्रमबद्धता का भी ज्ञान हो सके और उसमें उससे रिलेटेड उसको कोई भी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। नेक्स्ट है कि दृश्य, श्रव्य और व्यावहारिक संसाधनों का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। हम स्पेशली बात करें तो जैसे हम कैटेगरी की बात करते हैं, ID, VI, HI, ऑटिस्टिक, ठीक है, MD, CP। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्पेशली तो CP की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि मतलब दृश्य, मतलब एक तरीके से विजुअल चीज़ों को उपलब्ध कराना चाहिए। श्रव्य चीज़ों को हम क्या करा सकते हैं, वहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं कि मतलब बच्चा सुनकर भी चीज़ों को क्या कर रहा है। जैसे हम क्या करते हैं, सीपी बच्चे के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर जो बच्चा किसी भी चीज़ के प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो हम आवाज़ देते हैं। ठीक है, जिससे बच्चा कमांड को फॉलो करे। ठीक है, तो और वहाँ पर क्या करते हैं, जो व्यावहारिक संसाधन हैं उनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फिर है मूल्यांकन में लचीलापन। कहने का मतलब जो हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है, अब असेसमेंट मतलब हमने जो भी चीज़ें उसके ऊपर बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट की, अब इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसा मतलब उससे आगे बढ़कर एक स्टेप आगे का हम उसका आकलन करने लगेंगे, नहीं। जो हम उसका असेसमेंट करेंगे उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, जिससे क्या हो सके, बच्चे के सामने भी उसको ये चीज़ें लगे कि हाँ वो इन चीज़ों को कर पा रहा है, जिससे उसके अंदर जो होगा सकारात्मक दृष्टिकोण की क्या होगी, एक तरीके से प्रगति होगी या फिर प्रोग्रेस होगी या फिर डेवलपमेंट होगा। समझ पा रहे हैं आप। नेक्स्ट स्टेप कौन सा हो जाता है, जो शिक्षण रणनीतियाँ हैं। शिक्षण रणनीतियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, मतलब जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो बहुसंवेदी जो शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे मल्टी सेंसरी की, मतलब उसमें हम क्या कर सकते हैं, कई तरीके की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, विजुअल भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर एक तरीके से ऑडिबल भी चीज़ों को उपलब्ध करा सकते हैं, ऑब्जर्व करके भी चीज़ों को उपलब्ध करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं। फ्लैक्स कार्ड के थ्रू, मतलब फ्लैक्स कार्ड भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइडियो फॉर्म में चीज़ों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर मल्टी सेंस काम करें। जितने भी सेंस ऑर्गन हैं उन सेंस ऑर्गन्स का यूज करके बच्चा क्या कर सके, सीख सके। हमें ऐसी शिक्षण विधियाँ भी क्या करनी है, उपयोग में लानी है।
बहुत से लोग जो हैं वो स्पेशल फील्ड में काम कर रहे होंगे, कुछ लोग नए आए होंगे, ठीक है। तो जो लोग काम कर रहे होंगे तो देखा होगा आप लोगों ने बहुत सी टेक्निक्स यूज करते हैं। आप सॉर्टिंग करवाते हैं, टेबल टॉक एक्टिविटी करवाते हैं, फ्लैश कार्ड के थ्रू आप चीज़ों को एक्टिविटी करवाते हैं। तो फ्लैश कार्ड जब दिखाते हैं तो वहाँ पर बच्चे को फ्लैश कार्ड दिखा भी रहे होते हैं, मतलब वहाँ पर विजुअल चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और वहाँ पर आप कमांड भी दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर आप ऑडिटरी चीज़ें भी करा रहे होते हैं, ऑडिबल फॉर्म में भी चीज़ों को उपलब्ध करा रहे होते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे के मल्टी सेंस चीज़ों को, मल्टी सेंस क्या हो रही हैं, एक तरीके से वहाँ पर अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया बहुसंवेदी। फिर है अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षण। अनुभवात्मक कि मतलब बच्चा वहाँ पर क्या कर सके, एक तरीके से एक्सपीरियंस करके सीखे। और वहाँ पर जो एक्टिविटी है, मतलब कहने का मतलब वहाँ पर बच्चा करके सीखने पर एक तरीके से जो शिक्षण विधियाँ हैं उन पर क्या करना चाहिए, जोर देना चाहिए। कहने का मतलब हमने एक ऐसी एक्टिविटी ली जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी को दोहरा रहा है। तो आप लोग भी ऐसा करते हैं कि जैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट, मैथ में का क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज दैट आपको मेंसुरेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, आपने उस कॉन्सेप्ट को सीखा, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर आपने 10, 5, 15 जितने भी क्वेश्चंस थे आपने उस कॉन्सेप्ट पर लगाए, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आने वाले कोई भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो वो कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वहाँ पर चीज़ों को अनुभव किया, मतलब एक्सपीरियंस, चीज़ों को आपने वहाँ पर एक्सरसाइज के थ्रू सीखने की कोशिश की, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। सपोज दैट आप एक बच्चा है, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब कोई व्यक्ति है, वो धीरे धीरे मतलब एक रास्ते से जा रहा था, एक पुल रास्ते में लगा हुआ है, ठीक है, ये पुल रास्ते में है। तो जैसे ही वो उस पुल से गुजर रहा था तो उसको लगा कि ये पुल थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है, कि जब वो उस पर चल रहा था तो क्रैक की आवाज़ आ रही थी। तो उसने उस चीज़ को अनुभव किया। तो जैसे ही वो उस पार निकल जाएगा तो दूसरों लोगों को एक तरीके से बताएगा कि ये पुल कमज़ोर हो चुका है, कृपया करके इस पुल से आवागमन बंद कर दें। तो ठीक है, उसने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, तब जाकर वो चीज़ों को क्या कर रहा है, दूसरों को बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर है छोटे लक्ष्य निर्धारित कर चरणबद्ध प्रगति करना। कहने का मतलब आपने एक गोल डिसाइड किया, अब उस गोल को आप क्या करेंगे, सपोज दैट आपने ए से डी तक बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, ABCD 4 लेटर्स आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इनको टुकड़ों में तोड़ेंगे, या फिर A to Z मान लिया कि आपने 1 साल का गोल लिया या 6 महीने का गोल लिया है, लॉन्ग टर्म गोल ले लिया कि हम इसको A से लेकर M तक या N तक या Z तक हम क्या करेंगे, बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखाएंगे। तो आप उसको क्या करेंगे, टुकड़ों में तोड़ेंगे, पहले A से D तक सिखाएंगे। जब ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, बच्चा सीख लेगा, तब आप क्या करेंगे, उसको रीइंफोर्समेंट देंगे, फिर आगे के 4 लेटर और इनका रिवीजन ऐसे करवाएंगे। तो ये छोटे टुकड़ों में क्या करना, चीज़ों को तोड़ना, और फिर क्या होता है, उस पर काम करना। जैसे बच्चा सीखता जाता है उसको रीइंफोर्समेंट देते जाते हैं, तो बच्चे के अंदर और टीचर के अंदर क्या आता है, मोटिवेशन आता है, जिससे चीज़ें और सुचारू ढंग से और अच्छी तरीके से अच्छा इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुनरावृत्ति और अभ्यास पर बल देना चाहिए। कहने का मतलब, पुनरावृत्ति का मतलब बार बार प्रक्रिया को दोहराना चाहिए। कि हो सकता है कि आपने 1 हफ्ते काम किया, वो चीज़ बच्चे के अंदर आ गई, अब आप नेक्स्ट चीज़ों को करवा रहे हैं और पुरानी चीज़ों को रिवाइज नहीं करवा रहे हैं। जैसा कि सब लोगों के साथ होता है, क्या मेरे साथ, क्या आप लोगों के साथ, सबके साथ होता है कि एक चीज़ हमने पढ़ी, उसको जब हम रिवाइज नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो वो ज़्यादा दिन तक हमारे माइंड में नहीं टिकती है। तो सेम बच्चे के साथ ही होता है कि आपने 1 हफ्ते तक काम किया, दूसरे हफ्ते में दूसरी चीज़ पर काम कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट स्टेप पे काम कर रहे हैं, पुराने वाले स्टेप को आप भूल चुके हैं, तो बच्चा भी भूल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको एक तरीके से पुनरावृत्ति और अभ्यास पर क्या देना है, बल देना चाहिए अपनी शिक्षण रणनीतियों के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। यहाँ पर कैसे बल दे सकते हैं, सपोज दैट आपने ABCD आपने इन चीज़ों को सिखा दिया 1 हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर, ठीक है। अब आप इसके आगे के EF, नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ मैं, हाँ, आपने ABCD बच्चे को ये 1 हफ्ते के अंदर सिखा दिया। अब आगे का आप काम कर रहे हैं कि EFGH, ठीक है। आपने अब नेक्स्ट स्टेप पर काम करना शुरू कर दिया, इसको काम बंद कर दिया,
ठीक है, आप इस पर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप अगर जो यहाँ पर बच्चे का प्रीवियस नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, प्रीवियस नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं FABEDC और ये हो गया, हाँ अभी एक रह गया G और H, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप बच्चे को प्रीवियस नॉलेज चेक कर रहे हैं कि अब बच्चा आपसे, आप ये चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, इस पर प्रतिक्रिया करे कि ए कहाँ लिखा है, तो सर्कल द लेटर ए, तो ए पर बच्चा क्या करेगा, सर्कल करेगा। तो ये आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, चीज़ों को अभ्यास करवा रहे हैं बच्चे के ऊपर। सी पर बच्चा सर्कल करेगा, एच पर, मतलब एच तो अभी सिखाया नहीं, बी पर बच्चा सर्कल करेगा, डी पर बच्चा सर्कल करेगा, जो जो चीज़ें वो सीख चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप क्या करते रहेंगे, जो करंट में चीज़ें चल रही हैं उसके साथ में प्रीवियस चीज़ों को भी क्या करते रहेंगे, कराते रहेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, हाँ, तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि समावेशी शिक्षा को, एक मिनट, हाँ, अब ये क्या है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। कहने का मतलब समावेशन में क्या होता है कि मतलब चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, चाहे मतलब एक तरीके से सामान्य हो, चाहे वो असामान्य हो, ठीक है, मतलब स्पेशल नीड स्टूडेंट हो, तो वहाँ पर उस पर बल देना चाहिए कि सामान्य कक्षा में सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। सामान्य कक्षा में सहभागिता, ठीक है, मतलब दोनों ही बच्चे एक साथ मिलकर एक ही छत के नीचे चीज़ों को क्या कर सकें, ग्रहण कर सकें, तो इसको क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन में लाना चाहिए। फिर है सहयोगी अधिगम, मतलब पीयर ट्यूटरिंग, जो पीयर सपोर्ट चीज़ें को होता है उसका उपयोग करना चाहिए। भेदभाव रहित और सहायक वातावरण क्या करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। ये हमारे क्या थे, कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थे जो आपको समझ आ चुके होंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हमको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ठीक है, अच्छा, शैक्षिक निहितार्थ की जो प्रक्रिया है वो कौन सी, इसकी प्रक्रिया की मतलब आवश्यकताओं को क्या करेंगे, पहले आकलन करेंगे। कहने का मतलब आपके पास एक बच्चा आया तो अब पेरेंट्स की मतलब पेरेंट्स की तो डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आप क्या करेंगे, पेरेंट्स की बातें भी सुन ली, अब आप बच्चे का क्या करेंगे, आकलन करेंगे कि बच्चे की करंट टाइम में आवश्यकताएं क्या हैं, उसके नीड्स क्या हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों को कर पा रहा है, कौन कौन सी चीज़ों को नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जो चीज़ें बच्चा नहीं कर पा रहा है उनमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में शामिल हैं, उन चीज़ों को अगर जो नहीं कर पा रहा है तो आप उनको सेलेक्ट करेंगे, उनसे रिलेटेड फिर क्या करेंगे, आप लक्ष्य निर्धारण करेंगे, कहने का मतलब गोल सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड आप पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम और शिक्षण में क्या करेंगे, अनुकूलन में लाएंगे कि ऐसा नहीं कि बच्चा पहले से नहीं सीख रहा था, हो सकता है सीख रहा हो या नहीं सीख रहा हो। अब आप वहाँ पर क्या करेंगे, पाठ्यक्रम डिसाइड करेंगे और शिक्षण में क्या करेंगे, उसके अनुकूलन लाएंगे। फिर प्रभावी शिक्षण मतलब रणनीतियों का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, निरंतर मूल्यांकन की मतलब प्रीवियस चीज़ें जो आप सिखाते हुए आ रहे हैं उनका मूल्यांकन भी करते जाएंगे कि बच्चा उन चीज़ों को सीख रहा है या भूल गया है। इन सब चीज़ों का क्या करते रहेंगे, समीक्षा करते रहेंगे, जिससे बच्चे के अंदर भी मोटिवेशन आएगा और आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगा, जिससे आप अपना 100% बच्चे के ऊपर दे पाएंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। हाँ, इन पॉइंट्स को समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। ठीक है, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, जो चीज़ें नहीं भी लिखी हैं उनको मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं प्रोस्थेटिक इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक इन्वायरमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये मीनिंग है क्या इसका। तो जैसे भौतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो क्या होता है वातावरण से है, किसका, जो प्रोस्थेटिक पर्यावरण है। इसमें क्या होता है कि जो अंग विच्छेदित व्यक्ति, उसको स्वतंत्र, सुरक्षित और सक्रिय जीवन में क्या होता है, सहायता दी जाती है। प्रोस्थेटिक, आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे, मतलब एक तरीके से हम वहाँ पर क्या करते हैं कि बच्चा अगर जो उसको चलने संबंधी प्रॉब्लम है, सामाजिक चीज़ों को प्रॉब्लम है, तो उनसे क्या करते हैं हम बच्चे को कुछ एसेसिव डिवाइस प्रोवाइड करके, ठीक है, चीज़ों को उपलब्ध करा करके, जो जिन चीज़ों में उसको, जिन सामग्रियों में या फिर जिन चीज़ों में उसको एक तरीके से कठिनाई महसूस हो रही है, उनमें हम क्या करते हैं, बच्चे को एक तरीके से सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाता है कि भौतिक पर्यावरण क्या है। भौतिक पर्यावरण, इसमें क्या होता है कि सुलभ भवन एवं जो अवसंरचना है,
कहने का मतलब जो रैंप है या फिर हैंड रेल्स या फिर लिफ्ट की बात करते हैं उसको उपलब्ध कराना चाहिए। जैसे देखा होगा आज के समय में जो भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उसमें अगर जो उसको क्या किया जाता है, मतलब अगर जो उसको बनाने के लिए परमिशन ली जाती है तो अगर जो वो एक तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी इन द सेंस कि मतलब पब्लिक से रिलेटेड चीज़ों को आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सपोज दैट मॉल कोई बन रहा है और या फिर कोई सरकारी दफ्तर बन रहा है तो वहाँ पर क्या किया जाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है कि नॉर्मल हो चाहे वो स्पेशल हो, ठीक है। तो उन चीज़ों को, उन लोगों को भी वहाँ पर क्या एक तरीके से हो सके, मतलब आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, दोनों ही बड़ी ही आसानी से वहाँ पर पहुँच सके, इस तरीके से क्या किया जाता है, चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। बाधा मुक्त मार्ग और स्थान प्रोवाइड कराना, ठीक है। फिर है पर्याप्त प्रकाश और वेंटिलेशन की चीज़ें उपलब्ध होना। फिर है सुरक्षित फर्श एवं फिसलन रहित सतह का उपलब्ध कराना, उपयुक्त फर्नीचर और कार्यस्थल और यहाँ तक कि जो सहायक उपकरण हैं उनकी उपलब्धता को क्या करना, सुनिश्चित करना। तो ये सभी कौन से घटक हो जाते हैं, कौन से फैक्टर्स हो जाते हैं, तो ये हमारे भौतिक पर्यावरण के क्या हो जाते हैं, कुछ फैक्टर्स हो जाते हैं जिन पर क्या किया जाता है, प्रोस्टैटिक पर्यावरण में काम किया जाता है, ठीक है। दूसरा है कि जो सामाजिक कार्यस्थल है पर्यावरण है कि जैसे परिवार का सहयोग एवं स्वीकृति। कहने का मतलब सबसे बड़ी, अगर जो बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है तो उसमें परिवार की क्या होती है, सहभागिता देखने को मिलनी चाहिए। अगर जो परिवार चीज़ों के मतलब उसी तरीके से चीज़ों पे काम करते हैं तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी देखने को मिलता है और उनकी जो सहभागिता होती है वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है। परिवार का सहयोग और स्वीकृति। दूसरा है कि समुदाय में सम्मान और समावेशन का काम होना चाहिए, ठीक है। अगर जो आपने समावेशन इन सब चीज़ों को अभी आपने नहीं समझा है तो इन सब चीज़ों को मैंने प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट करवा दिया है, तो आप जाकर उनको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेन चीज़ आपका क्या होना चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, प्रैक्टिस तो बाद में हो जाएगी, ठीक है। अगर जो आपने एक बार अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लिया फिर प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते जाएंगे और आप ये जो पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दे पाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर तैयारी ही कर रहे हैं 90+ लाने के लिए, नहीं 90+ तो 80+ तो आने ही चाहिए और वो आएंगे, वो तब आएंगे जब आप हर एक पॉइंट्स को बारीकी से समझते चलेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए क्योंकि इन्हीं पॉइंट से कुछ लिंक चीज़ें होती हैं जो हमको क्वेश्चंस में दूसरी देखने को मिलती हैं, ठीक है। नए पॉइंट्स कुछ देखने को मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो इन पॉइंट्स में शामिल नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिस को करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे इस सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद, तो अब आपको चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो जिन लोगों ने UP SSC जो 58 पोस्ट आई थी उसमें आप लोगों ने, जिन लोगों ने पेपर दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कितने क्वेश्चंस हमारी क्लासेस से आए थे, ठीक है। तो क्लासेस को देखते रहिए, सिलेबस कंप्लीट करिए, मोटिवेशन आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होगा वैसे ही। नेक्स्ट है कि भेदभाव मुक्त और सहयोगी वातावरण उपलब्ध कराना। फिर है साथियों और जो सहकर्मी होते हैं उनका समर्थन होना और सामाजिक सहभागिता के अवसर उपलब्ध कराना। यहाँ तक कि जो पुनर्वास मतलब जो रिहेबिलिटेशन है, जो परामर्श सेवाएं हैं उन तक पहुँच प्रदान करना, ये सामाजिक पर्यावरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक पर्यावरण में क्या होता है, मनोविज्ञान में क्या होता है, मतलब जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वहाँ पर चीज़ों को क्या किया जाता है कि मतलब जो आत्मविश्वास है बच्चों के अंदर, ठीक है, व्यक्तियों के अंदर आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ाने का काम किया जाता है। फिर है सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। फिर है तनाव और चिंता को कम करना, यहाँ तक कि जो प्रेरणा और लक्ष्य है उसको निर्धारित करने का काम किया जाता है। मतलब एक तरीके से कंसल्टेंट का मतलब ही यही होता है कि आपको वो गाइड करते हैं। सपोज दैट मैं यहाँ पर चीज़ों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है, बट मैं यहाँ पर आपका कंसल्टेंट नहीं हूँ, ठीक है। मैं एज अ टीचर यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आपको चीज़ों को क्या कर रहा हूँ, उपलब्ध करा रहा हूँ। मगर अगर जो आप किसी चीज़ से रिलेटेड हमारे पास क्या लेने आएंगे, सजेशन लेने आएंगे, ठीक है, तब मैं एज अ कंसल्टेंट हो सकता हूँ, ठीक है। बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है उससे पूछने आएंगे तो मैं एज अ कंसल्टेंट काम करूँगा, ठीक। फिर है भावनात्मक सुरक्षा और जो संतुलन है, मतलब जो बैलेंसिंग है उसको क्या किया जाता है, बैलेंस करने का काम किया जाता है कि कब आपको एक तरीके से बैलेंसिंग का मतलब ये है कि ज़्यादा निगेटिव भी नहीं सोचना है, पॉजिटिव की तरफ हमको क्या रहना है, अग्रसर रहना है। फिर है परामर्श जो मनोवैज्ञानिक समर्थन है उनको उपलब्ध कराना,
ठीक है। तो इनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, प्रोस्थेटिक पर्यावरण के प्रमुख सिद्धांत ये आपको याद रखना है। एसेसिबिलिटी, दूसरा सेफ्टी, फिर है सपोर्ट, फिर है स्वतंत्रता को प्रोत्साहन, फिर है समावेशन और भागीदारी मतलब इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन, फिर है डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है जो गरिमा, डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो ये कुछ हमारे क्या हैं जो प्रिंसिपल्स हैं, ये क्या रखना है आपको याद रखना है, जो कि बेहद ज़रूरी हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप खुद इन चीज़ों को महसूस करेंगे कि हाँ, जिस तरीके का हमें कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है वो काबिल तारीफ़। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो सिटिंग व्यवस्था होती है। क्या? सिटिंग व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाती है कि मतलब सही तरीके से, एक तरीके से बैठना। कहने का मतलब कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जैसे झुक के बैठ जाते हैं। ठीक है, मतलब हम लोगों में से बहुत से लोग होते हैं जो बिल्कुल झुक के बैठते हैं। ठीक है, जो ये बैकबोन है बिल्कुल उसको बेंड कर लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है वहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो जो सही तरीके से सही पोस्चर व्यवस्था में शरीर को उचित समर्थन क्या मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, संतुलन और स्थिरता बनी रहती है, थकान कम होती है और दैनिक गतिविधियाँ तथा सीखने में क्या होती है, आसानी होती है। कहने का मतलब अगर जो आप चीज़ों को सही तरीके से कर रहे हैं, जैसे बहुत से लोग रनिंग करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग रनिंग करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में आती हैं, हम उनको गलत तरीके से करते हैं मगर फिर भी हमको कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, हम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक, मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे हर एक चीज़ मतलब अब 100% हर एक फील्ड में किसी की भी एक तरीके से सहभागिता तो नहीं हो सकती ना कि 100% परफेक्ट हो। किसी भी फील्ड में कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब उन चीज़ों को क्या करना, सही तरीके से करना। सपोज दैट कि आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक, आप खुद मतलब अकेले रनिंग कर रहे हैं और एक बच्चा जो है वो अपने कोच के साथ रनिंग कर रहा है। तो कोच क्या करता है, उसको ये बताता है कि आप ऐसे नहीं, इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने कदम रखने हैं, जिससे क्या होगा, आप लंबा दौड़ सकोगे, दूर तक जा सकोगे। मगर दूसरा, आप अकेले दौड़ेंगे तो हो सकता है कुछ समय, कुछ दूरी पर जाकर आप थकान मतलब हाँफने लगें। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे हम देखते हैं कि सिटिंग व्यवस्था के जो उद्देश्य हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके बारे में देखते हैं कि क्या कह रहा है, शरीर को उचित समर्थन और स्थिरता देना, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। ठीक है, सही मुद्रा, कहने का मतलब जो सही पोस्चर है उसको बनाए रखना, यहाँ तक कि जो संतुलन है और नियंत्रण है उसको बढ़ाना, यहाँ तक कि जो दबाव कम करना और जो घाव छालों से बचाव करना। ठीक है, इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। कार्य करने की जो क्षमता है और यहाँ तक कि जो सहन शक्ति है उसको बढ़ाना चाहिए। स्वतंत्रता और भागीदारी को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर सिटिंग व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं, सिर, धड़ मतलब पूरा का पूरा शरीर, और यहाँ तक कि जो पेल्विक चीज़ें होती हैं उनको क्या करना चाहिए, सीधी रखना चाहिए। जो रीढ़ की हड्डी है मतलब बैकबोन है, उसको उचित समर्थन देना चाहिए। ठीक है, जिससे हम लॉन्ग टाइम के लिए बैठ सकें एक जगह पे। फिर है कूल है और घुटनों का जो एंगल है वो 90 डिग्री के कोण के बराबर होना चाहिए। पैरों का पूरा समर्थन मतलब फुट रेस्ट फ्लोर पर होना चाहिए। और यहाँ तक कि जो शरीर का भार है समान रूप से वितरित होना चाहिए। कहने का मतलब इस तरीके से बैठें कि आपका जो भार है वो हर एक जगह क्या होना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए। आरामदायक स्थिर और सुरक्षित स्थिति में क्या होना चाहिए, बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ होते हैं सिटिंग के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इनको आपको सिर्फ रीड कर लेना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनसे रिलेटेड अगर जो कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पोजिशनिंग की बात करते हैं। किसकी? पोजिशनिंग की बात करते हैं। तो अधिकतम आराम और स्थिरता प्रदान करना, पोस्चर। ठीक है, पोस्चर का मतलब जो मुद्रा होती है। ठीक है, बैठने का जो एक तरीके से तरीका होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि मतलब हमें देखना चाहिए आरामदायक स्थिति में हमें चीज़ों को करना है, हमें आरामदायक स्थिति में हमको बैठना है। फिर हम डिफॉर्मिटी की बात करते हैं, मतलब विकृति की बात करते हैं। और यहाँ तक कि जो कॉन्ट्रैक्चर है, कहने का मतलब जो संकुचन है, उसको क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। कि मतलब कि कहीं पर किसी भी चीज़ का खिंचाव ना हो। ठीक है, इन सब चीज़ों पे हमें क्या करना है, काम करना है। नेक्स्ट है कि प्रेशर सोर्स की रोकथाम करनी चाहिए। फिर है शारीरिक संरेखण और संतुलन बनाए रखना चाहिए। शारीरिक संरेखण का मतलब एक सीध में बैठना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें बनाए रखना है। नेक्स्ट है श्वसन, परिपाचन और परिसंचरण को सहायता करना चाहिए। ठीक है, फिर है कार्यात्मक गतिविधियों में सुविधा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि जो पोजिशनिंग के सिद्धांत होते हैं, ठीक है, ये वही सिद्धांत हैं
जो अभी पिछली स्लाइड पे देखे गए थे। जैसे सिर हो गया, गर्दन हो गया, रीढ़ हो गया, एक सीध में होना चाहिए। शरीर का भार समान रूप से वितरित होना चाहिए। जोड़ों का जो कार्यात्मक स्थिति है उसमें रखना चाहिए। यहाँ तक कि जो सहारा और एक तरीके से जो अलाइनमेंट है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। आरामदायक, सुरक्षापूर्ण और टिकाऊ स्थिति देना चाहिए। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन करना चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के मतलब इंडिविजुअल जो एक तरीके से नीड्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें फॉलोअप करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप देख लेंगे। ठीक है, जो एक तरीके से टाइप्स हैं एक तरीके से पोजिशनिंग के। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जो अब हम देखते हैं कि हैंडलिंग टेक्निक्स की बात करते हैं। क्या है हैंडलिंग टेक्निक्स, क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो जब क्यों ज़रूरी है तो हम तब जान पाएंगे जब हमें हैंडलिंग टेक्निक्स को पता होगा कि एक्चुअल में हैंडलिंग टेक्निक्स है क्या। ठीक है, क्यों ज़रूरी है तो तब पता कर पाएंगे। जैसे हैंडलिंग तकनीक से तात्पर्य विशेषकर विकलांग व्यक्ति को मतलब व्यक्ति को सुरक्षित, आरामदायक और गरिमापूर्ण तरीके से उठाने, स्थानांतरित करने, समर्थन देने और स्थिति बदलने की प्रक्रिया से है। सपोज दैट आपके घर में भी कभी छोटा बच्चा रहा होगा। ठीक है, उस छोटे बच्चे को किस तरीके से आपको गोद में लेना है ये मम्मी सिखाती होंगी। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं खींचते हैं, ये उसके जो जोड़ होते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या की जाती हैं, सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको किसके साथ किस तरीके से उसको समर्थन देना है, किस तरीके से उसकी सहायता करनी है, ये क्या किया जाता है, हमें हैंडलिंग टेक्निक्स में क्या किया जाता है, काम किया जाता है। यह तकनीक सुरक्षा, आराम, भागीदारी और स्वतंत्रता को क्या करती है, बढ़ाती है। ठीक है, हैंडलिंग के कुछ उद्देश्य हैं जो कि हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। याद होने का मतलब हमें पता होने चाहिए। जैसे व्यक्ति और सहायक दोनों की, मतलब व्यक्ति का मतलब जो जिस व्यक्ति पर को सहायता चाहिए और सहायता देने वाला, दोनों की जो सुरक्षा है वो क्या होनी चाहिए, सुनिश्चित होनी चाहिए। दर्द, असुविधा, चोट के जोखिम को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, तभी आप क्या करें, सामने वाले की मदद करें। ठीक है, आप खुद 10 kg के हैं, मदद कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं 20 kg की, तो कहाँ कर पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। व्यक्ति की गरिमा, आराम और आत्मसम्मान बनाए रखना, यहाँ तक कि जो गतिशीलता है, भागीदारी को बढ़ाना, स्वतंत्रता और निर्भरता को सुनिश्चित करना, जोड़ों, मांसपेशियों और त्वचा की क्या करना, सुरक्षा करना। कहने का मतलब एक सीपी बच्चा है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। ठीक है, बच्चा चल पा रहा है, धीमे धीमे एकदम चल रहा है। ठीक है, बॉडी पोस्चर वैसा नहीं है नॉर्मल तरीके से। तो आप अगर जो अपनी स्पीड से ले जाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो आपको बच्चे के अनुसार उसको सहायता देनी है कि आप अगर जो उस स्पीड से बच्चे की तरीके से चलने में मतलब उसके तरीके से नहीं, मतलब उसकी चाल से चलने में एक तरीके से समर्थ हैं, तो भी आप बच्चे की मदद करें। ठीक है, तुम्हारी वजह से बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जो हैंडलिंग तकनीकों के जो सिद्धांत हैं कि व्यक्ति की जो क्षमता है, सीमाओं को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। हमेशा व्यक्ति से सहमति, परमिशन लेनी चाहिए मदद करने से पहले। ठीक है, बिना मदद के ही क्या करिए बच्चे को। बहुत सी आपने रील्स देखी होंगी कि एक दादी जी हैं या दादाजी हैं, उनको रोड क्रॉस करना है तो मदद कराने के चक्कर में दादी जी वैसे ही रोड करके इस तरफ आई थी, आपने फिर उसको उस तरफ कर दिया। तो ऐसी रील्स आपने देखी होंगी। ठीक है, कर्म करने जाते हैं, कांड हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां ना क्रिएट होने पाए, इससे पहले मदद करने से पहले, किसी की भी मदद करने से पहले आपको पूछ लेना चाहिए कि क्या आपको इससे रिलेटेड मदद चाहिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, करने से पहले पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सही बॉडी मैकेनिक्स का उपयोग करना चाहिए। व्यक्ति को प्रक्रिया में शामिल करें। ठीक है, धीरे, स्पष्ट और आत्मसम्मान के साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। गोपनीयता, सम्मान और गरिमा बनाए रखें। उपकरणों का सही और सुरक्षित उपयोग करें। पर्यावरण को सुरक्षित और व्यवस्थित रखें। यहाँ बात की जा रही है गोपनीयता, सम्मान और गरिमा बनाए रखें। ठीक है, कहने का मतलब आप एक बच्चे की मदद कर रहे हैं। ठीक है, आप एक व्यक्ति की मदद कर रहे हैं। ठीक है, और तो वहाँ पर क्या करना है, चीज़ों को ज़्यादा जाहिर नहीं करना है। ठीक है, कि आप वहाँ पर मदद कर रहे हैं और आप वीडियो बनाने में पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें कि हाँ हमने मदद की, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे हमें मदद कर रहे हैं तो ठीक है मदद कर दो। सामने वाले को किसी भी चीज़ से आपत्ति नहीं होनी चाहिए जिस व्यक्ति की आप मदद कर रहे हैं।
नेक्स्ट है हैंडल के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं कि जैसे स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाना, स्थिति बदलना कि पोजीशनिंग में किसी व्यक्ति को दिक्कत है, उनको बैठने में दिक्कत, मतलब लेटे रहते हैं तो उनको बैठ नहीं पाते, तो आप उनका एक तरीके से स्थिति बदल सकते हैं, ठीक है। उठाना, सहारा देना, फिर है चलने में सहायता प्रदान करना, व्हील चेयर या मूवमेंट में क्या करना, मदद करना, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, शामिल हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि प्रमुख हैंडलिंग तकनीकें कौन कौन सी, तो ये नीचे कुछ टेक्निक्स दी गई हैं, उनको आपको क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर जो आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके, ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं और अच्छी तरीके से आप तक जो आपका कंटेंट है वो डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया है कि हर एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, और टेलीग्राम पर हम क्या करते हैं, डेली टारगेट को भी क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। तो वहाँ पर आप टारगेट को क्या कर सकते हैं, एक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। डेली का डेली टारगेट दिया जाता है। हाँ, कुछ दिनों से नहीं दे पाए हैं, मैंने पहले ही बता दिया है। तो अगर जो आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब को ज्वाइन नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाया, दबा लीजिए, ठीक है, जिससे आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने कोर्स परचेज किया है, बहुत अच्छी बात है, आप स्वतंत्र हैं, हर एक को स्वतंत्रता है, आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, अच्छे से और तैयारी कर सकते हैं। हाँ, जो लोग कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं तो आपको वही कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है, आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, फ्री में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम में जो सहायता है, मतलब जो फैसिलिटेटिंग टीचिंग लर्निंग, ठीक है। तो जैसे जो व्यक्ति की शारीरिक स्थिति है, क्षमता है, यहाँ शक्ति जो आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुलभ और प्रभावी बनाना ही शिक्षण अधिगम में सहायता है, ठीक है। कि मतलब शिक्षण अधिगम में सहायता, मैं आपकी एक तरीके से मैं आपका फैसिलिटेटर हुआ, ठीक है, कि आपको मैं चीज़ों को उपलब्ध करा रहा हूँ, आपको डेटा नहीं मिल रहा है, मैं चीज़ों को उपलब्ध करा रहा हूँ, ठीक है, आप तक उस डेटा को उपलब्ध करा रहा हूँ, मतलब आपकी लर्निंग में मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर जो आप चीज़ों को तोड़ के समझेंगे, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक बार नहीं समझ में आया, दो बार, जब तक आप उसकी लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आप उस पर कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सेम वही तरीका होता है कि फोकस बहुत ज़रूरी है हर एक जगह पे। तो फोकस के साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए। आप अपने आप से खुद पूछिएगा, आप अपने आप से खुद पूछिएगा कि आपने अभी तक कितनी बुक्स ली और उनमें से कौन सी बुक को आपने कंप्लीट किया, मतलब पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक आपने ऐसी कौन सी बुक है जिसको आपने पढ़ा। अगर जो आपका जवाब हाँ आता है तो आप सही ट्रैक पे हैं, अगर जो ना आता है तो कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हैं। तो इसलिए फोकस बहुत ज़रूरी है। फोकस के साथ क्या करना है, आपको अपनी तैयारी को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर है शिक्षण अधिगम में जो सहायता के उद्देश्य हैं, जैसे व्यक्ति को सीखने की समान अवसर देना। कहने का मतलब कोई व्यक्ति है, अगर जो वो सीखना चाह रहा है तो हर एक व्यक्ति को समान अवसर देनी चाहिए सीखने के। नेक्स्ट है शारीरिक सीमाओं के बावजूद भागीदारी सुनिश्चित करना। कहने का मतलब अगर जो फिजिकल लिमिटेशंस व्यक्ति के अंदर हैं तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट है आत्मविश्वास, प्रेरणा और सक्रिय सहभागिता बढ़ाना। शिक्षण सामग्री और गतिविधियों को अनुकूलित करना, ठीक है, और सीखने के परिणामों को अधिकतम करना, ठीक है। सीखने के परिणामों को मतलब जो सीखने के परिणाम हैं, सीखने के जो एक तरीके से रिजल्ट हैं, उनको बढ़ाना, इम्प्रूवमेंट लाना उसमें। तो ये क्या होते हैं, कुछ उद्देश्य हो जाते हैं, और ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं तो स्वतंत्र और आत्मनिर्भर ऑटोमेटिक बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, काम करना है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, आप सभी शिक्षकों की भूमिका क्या है, आप सभी भावी शिक्षक हैं, ठीक है। आप एज्यूम किया करिए, मतलब एक तरीके से आप चीज़ों को देखा करिए कि आप अपने आप को 2 साल बाद या 1 साल बाद
इस एग्ज़ाम के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, तो जो इमेज बनेगी आप उसी अनुसार काम करना शुरू कर दीजिए। व्यक्ति की क्षमता आवश्यकता को समझें, यथोचित मतलब यथा अनुसार, उस व्यक्ति के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करें। शिक्षण सामग्री यहाँ तक कि जो उसकी पद्धति है उसको अनुकूलित करें। सरल भाषा और स्पष्ट निर्देश प्रदान करें, ठीक है। और श्रव्य दृश्य व्यावहारिक माध्यमों का उपयोग करें। सकारात्मक प्रोत्साहन को परिवर्तित करें। यहाँ तक कि जो सहायता उपकरण है उसका उपयोग सुनिश्चित करें। सुरक्षित और समावेशी वातावरण वहाँ पर बनाएं। शिक्षण में जो आवश्यक अनुकूलन है उसको देखना कि मतलब बैठने की जो उपयुक्त व्यवस्था है कि नहीं, उसको उपलब्ध कराएं। ब्लैक बोर्ड, चार्ट और यहाँ तक की जो सामग्री है उसको उस तक पहुँच व्यक्ति की सुनिश्चित करें। बड़ी और स्पष्ट लिखावट, यहाँ तक कि चित्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से समझाएं, ठीक है। और व्यावहारिक और जो प्रदर्शन आधारित शिक्षण है उसको अपनाना चाहिए। लिखने पढ़ने गतिविधियों में आवश्यकता अनुसार क्या देना चाहिए, सहायता देनी चाहिए। आवश्यक और विश्राम के लिए समय दें, ठीक है। कहने का मतलब बीच में रेस्ट भी देना चाहिए कि लगातार आप चीज़ों को कराए जा रहे हैं तो बच्चा नहीं सीख सकता। बच्चे को ब्रेक चाहिए रिफ्रेश होने के लिए। पावर नैप आपने सुना होगा, तो आप सब भी पावर नैप लेते होंगे। सपोज दैट आप सुबह 5 बजे उठ गए, रात के 10, 11, 12 बजे आप सो रहे हैं, तो आपका दिमाग तो कंटिन्यूसली काम कर रहा है ना। तो जिस तरीके से आपको भी थकान होती है वैसे दिमाग को भी थकान होती है, शरीर के हर एक अंग को थकान होती है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको आराम की ज़रूरत होती है उसी तरीके से आपके दिमाग को, मन को भी आराम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसीलिए पावर नैप लेना ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं कि 2-2, 3-3 घंटे का पावर नैप, वो पावर नैप ही क्या, पावर नैप मैक्सिमम 20 to 30 मिनट का होता है। तो वो आप अगर जो ले रहे हैं, और सेम बच्चे के ऊपर भी क्लास में अब 30-30 मिनट का नहीं, 5 से 10 मिनट का आप रेस्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट, तो शिक्षण अधिगम में जो सहायता के जो प्रमुख बिंदु हैं उन पर एक तरीके से क्या कर लेंगे, नज़र डाल लेंगे कि सुलभ वातावरण प्रोवाइड करना चाहिए, अनुकूलित सामग्री होनी चाहिए, सहायता उपकरण मतलब सहायक उपकरण हैं जो, और सहयोग एवं समावेशन, यहाँ तक कि जो प्रौद्योगिकी मतलब जो एक तरीके से टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग, और मूल्यांकन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने शिक्षण अधिगम में सहायता मतलब फैसिलिटेटिंग टीचिंग लर्निंग तक हमने चीज़ों को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। हाँ, अगर जो मेरी तरफ से कोई पॉइंट्स छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, तो मैं उसको ऐड ऑन करूँगा, चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। आप तक बेहतर चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। बचा हुआ पार्ट मैं कल आपको इसी समय आपके अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। और जैसे ही ये चैप्टर हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है, हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक क्या कर लिया है, फैसिलिटेटिंग टीचिंग लर्निंग को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब बचा है हमारा IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ कि IEP की शुरुआत किसने की थी, सबसे पहली बार किसने उपयोग किया था, और IEP का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अगर जो आपने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो यस, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर दें। यकीन मानिए जिस दिन हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा आपका मोटिवेशन हाई होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो आई होप कि कल हमारा ये दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारा तीसरा पॉइंट जो है मल्टीप्लिकेशन, डिसेबिलिटीज एंड अदर डिसेबलिंग कंडीशंस के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो अगर जो वीडियो आपको पसंद आई हो, मेरा समझाना आपको पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो एक प्यारा सा कमेंट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, दोस्तों की मदद करते रहिए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।